वाष्प दाब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इसे आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर कोई कंटेनर लिया गया है और इस कंटेनर में यहाँ पर द्रव भरा गया है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो द्रव जो होता है वो वाष्पित होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी वाष्प जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई जैसे कि चित्र में। तो द्रव जो होता है वाष्पित होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये द्रव दिया गया है, जब ये वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प जो है इस कंटेनर में यहाँ पर ये एकत्रित हो जाएगी। तो वही इसमें आपको बताया गया था कि द्रव और उसकी वाष्प, यानी कि जो द्रव वाष्पित हो रहा है तो द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में जो द्रव के पृष्ठ पर दाब लगता है, यानी कि ये द्रव का पृष्ठ है तो इसके ऊपर इस वाष्प का दाब आरोपित होगा। तो वही बताया गया था इसमें कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य जो है साम्यावस्था में जो द्रव के पृष्ठ पर, यानी कि जो ये द्रव का पृष्ठ दिया गया है, इसके पृष्ठ पर लगने वाला जो वाष्प का दाब होता है, यानी कि जो वाष्प जो है ये जो दाब लगा रही है इसे बोलते हैं वाष्प का दाब। तो वही बताया गया है इसमें कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब, क्योंकि द्रव जो होता है वो वाष्पित होगा और वाष्प जो होगी उसकी वो इस कंटेनर में एकत्र हो जाएगी इस प्रकार। तो वो वाष्प जो है इस द्रव के पृष्ठ पर दाब आरोपित करती है। तो जो दाब वाष्प के द्वारा इस पर लगता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो वही इसमें लिखा गया है कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी में टॉपिक है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। इसका मतलब यहाँ पर दाब में कमी हो रही है, याद रखिएगा, वाष्प दाब में अवनमन। तो इसमें दिया गया है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, यानी कि जब कोई विलायक लिया जाता है और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। याद रखिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अभी आपको बताया गया था अवनमन का मतलब होता है कमी होना। तो वही इसमें बताया गया कि जब विलायक में आप कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देंगे तो उस समय विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब इसके बाद है राउल्ट का नियम। तो ध्यान दीजिए, राउल्ट का नियम कब लागू होता है पहले आप ये ध्यान दीजिए। आपको इस चैप्टर का जो पहला पार्ट बताया गया था उसमें पढ़ाया गया था द्रव विलयन, याद होगा, जो विलयन के प्रकार बताए गए थे उसमें आपको एक बताया गया था द्रव विलयन। तो इस विलयन में आपको बताया गया था कि इस विलयन में जो विलायक होता है, विलायक जो होता है वो सदैव द्रव होता है। याद रखिएगा, द्रव विलयन में विलायक जो होता है वो सदैव द्रव होता है, लेकिन इसके अलावा जो विलेय होता है, विलेय यहाँ पर गैस, द्रव या फिर ठोस कोई भी हो सकता है। तो द्रव विलयन में विलायक सदैव द्रव ही होता है, लेकिन विलेय गैस, द्रव या फिर ठोस हो सकती है। तो जब विलयन में, याद रखिएगा, यानी कि जो द्रव विलयन है, तो द्रव विलयन में जब दोनों द्रव हों, दोनों द्रव का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए द्रव प्लस द्रव, इसका मतलब विलायक और विलेय, यहाँ पर दोनों चीजें जब द्रव होंगी तो उस समय जो नियम लगता है वो होता है राउल्ट का नियम। याद रखिएगा, पहले आपको बताया गया था द्रव विलयन, उसमें बताया गया था कि विलायक सदैव द्रव होता है और विलेय जो होता है वो गैस, द्रव या फिर ठोस हो सकता है। तो द्रव विलयन में जब विलायक और विलेय दोनों द्रव होते हैं तो उस समय जो नियम लगता है वो होता है राउल्ट का नियम। तो अब ध्यान दीजिए आप, तो वही इसमें दिया गया है राउल्ट के नियम कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि किसी दिए गए ताप पर जो द्रव विलयन है उसके किसी एक घटक का, विलयन में विलायक और विलेय दोनों होते हैं, तो उसमें से किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं तो आपको ये नियम जो है आसानी से समझ में आएगा।
तो ध्यान दीजिए इसमें, जैसे यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया है, यहाँ पर ये एक कंटेनर हो जाएगा और इस कंटेनर में जो है एक द्रव भरा गया है। तो यहाँ पर जो द्रव भरा गया उसे हम लोग मान लेते हैं द्रव ए। इसमें भरा गया है द्रव ए, और इसके अलावा एक दूसरा और कंटेनर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें एक और द्रव भरा गया है, और यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं द्रव बी, क्योंकि अभी आपको बताया गया राउल्ट का नियम तभी लागू होता है जब विलेय और विलायक दोनों द्रव होते हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर में केवल द्रव ए भरा गया है और दूसरे कंटेनर में केवल द्रव बी भरा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कंटेनर में अभी आपको बताया गया था कि जो द्रव होता है वो वाष्पित होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी वाष्प होगी इसमें, तो इस पर वाष्प दाब लगेगा इसके पृष्ठ पर। उसी तरह जो कंटेनर बी में द्रव भरा गया है इसमें भी ये वाष्पित होगा, तो यहाँ पर भी जो इसकी वाष्प होगी वो इसके पृष्ठ पर दाब आरोपित करेगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुद्ध द्रव, यानी कि जो इसका वाष्प दाब होगा इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, तो इसको हम लोग जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसको लिखेंगे पी ए नॉट, इसे बोलेंगे पी ए नॉट। उसी प्रकार जो द्रव बी था उससे आप यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध द्रव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, तो यहाँ पर ही हो जाएगा वाष्प दाब, और इसे हम लोग जिस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे इसे लिखा जाएगा पी बी नॉट, यानी कि ये द्रव ए का वाष्प दाब हो जाएगा और ये द्रव बी का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शब्द लिखा है शुद्ध द्रव, शुद्ध का मतलब यहाँ पर केवल द्रव ए भरा गया इसलिए इसमें लिखा गया शुद्ध द्रव, और इसके अलावा यहाँ पर द्रव बी है इसलिए लिखा गया इसमें शुद्ध द्रव। तो इन दोनों द्रवों को जब आपस में मिला दिया जाए, यानी कि इन दोनों द्रवों को मिला के किसी एक कंटेनर में भर दिया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यह भी एक कंटेनर और लिया गया है, इस कंटेनर में यहाँ पर दोनों द्रव मिला दिए गए हैं, यानी कि इस कंटेनर में आपका द्रव ए भी है, इसके अलावा दूसरा द्रव बी भी है, यानी कि ये दोनों दिए गए इसमें द्रव ए और द्रव बी। तो यहाँ पर भी इनकी कुछ ना कुछ वाष्प होगी, जब वाष्पित होंगे तो ये भी इस पर दाब आरोपित करेंगे। तो अब यहाँ पर दो द्रव हैं, यानी कि एक द्रव ए और दूसरा द्रव बी, तो अब ये दोनों दाब आरोपित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो द्रव ए है उसका जो दाब होगा वो होगा पी ए, और जो इसके अलावा दूसरा द्रव है आपका यानी कि बी, उसके द्वारा जो दाब आरोपित होगा उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं पी बी। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो पी ए लिखा गया है, ये पी ए, आप इससे बता सकते हैं यहाँ पर कि ये द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब है, द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा दिया गया पी बी, इससे आप यहाँ पर बता सकते हैं द्रव बी का विलयन में वाष्प दाब, ये यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें केवल द्रव ए भरा गया था इसलिए इसे लिखा गया था शुद्ध द्रव ए, यहाँ पर केवल द्रव बी भरा गया था इसलिए शुद्ध द्रव बी, और इस कंटेनर में इसको विलयन बना दिया गया, यानी कि दोनों को मिलाकर यहाँ पर विलयन बनाया गया और इसमें द्रव ए और द्रव बी दोनों लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो वाष्प दाब है, यहाँ पर द्रव ए का जो दाब है उसे लिखा गया पी ए से, और द्रव बी का जो दाब लिखा गया है उसे लिखा गया पी बी से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों द्रव भरे गए हैं, तो इसमें से कौन सा द्रव जो है दाब अधिक आरोपित करेगा। तो आप साधारण भाषा में इसमें बता सकते हैं कि जो द्रव अधिक मात्रा में होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। याद रखिएगा, जो द्रव अधिक मात्रा में होगा उसका वाष्प दाब यहाँ पर अधिक होगा। तो अब यहाँ पर कि कौन सा विलयन में कौन सा द्रव ज्यादा है, इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग ज्ञात करते हैं मोल प्रभाज, जिसे हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं, यानी कि विलयन में कौन सा द्रव कितना है इसके बारे में हम लोग मोल प्रभाज के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी विलयन में मोल प्रभाज जो है वो कम है, किसी भी विलयन में जो द्रव है जिसका मोल प्रभाज कम होगा वो उस विलयन में कम होगा, और जिसका मोल प्रभाज अधिक होगा वो विलयन में अधिक होगा। यानी कि अगर द्रव ए का मोल प्रभाज अधिक होगा तो इसका मतलब विलयन में द्रव ए अधिक होगा, और अगर द्रव बी का मोल प्रभाज अधिक होगा तो इसका मतलब विलयन में द्रव बी अधिक होगा। यानी कि जिसका भी मोल प्रभाज अधिक होगा वो विलयन में
अधिक होगा। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि जो द्रव अधिक होगा उसका दाब अधिक होगा, और कौन सा द्रव अधिक है इसके लिए आपको मोल प्रभाज से पता चलेगा, यानी कि जिस द्रव का मोल प्रभाज अधिक होगा उस विलयन में, और जिस द्रव का मोल प्रभाज वो उस विलयन में कम होगा। और आपको ये भी साथ में बताया गया था कि दाब उसका अधिक होगा जो द्रव अधिक होगा। तो यानी कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको द्रव लिखा गया था, द्रव ए का दाब Pa, तो यहाँ पर जो Pa है ये किस पर निर्भर करेगा, द्रव ए के मोल प्रभाज पर। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग द्रव ए का मोल प्रभाज मान लेते हैं XA, तो इसका दाब जो है इसके मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। यानी कि आप बता सकते हैं Pa समानुपाती XA, Pa यानी कि द्रव ए का विलयन में वाष्प दाब, और यहाँ पर XA जो है इसे हम लोगों ने द्रव ए का मोल प्रभाज मान लिया है। इसका मतलब जो दाब है वो द्रव ए के मोल प्रभाज पर निर्भर है, यानी कि इसके समानुपाती है। अगर द्रव ए का मोल प्रभाज अधिक होगा तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो अधिक होगा विलयन में। इसी प्रकार से आप दूसरा द्रव जो है विलयन में उसे भी लिख सकते हैं, यानी कि PB प्रोपोर्शनल टू XB। इसका मतलब यहाँ पर जो द्रव B है उसका दाब जो है वो द्रव B के मोल प्रभाज पर होगा। यानी कि अगर द्रव B का मोल प्रभाज कम होगा तो इसका वाष्प दाब भी विलयन में कम होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राउल्ट का नियम समझ सकते हैं, यानी कि जो दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। यहाँ पर याद रखना है, दाब जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। तो अब ध्यान दीजिए आप राउल्ट का नियम, तो वही इसमें बताया गया था आपको कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी एक घटक का मतलब यहाँ पर अभी जैसे आपको बताया गया था कि उसमें दो द्रव लिए गए थे, तो दोनों में से किसी एक द्रव का आंशिक दाब जो है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लिया गया है कि माना दो द्रव A व B से विलयन बनाया गया है। यहाँ पर दो द्रव लिए गए थे अभी A और B, इनको मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव A का आंशिक दाब Pa माना गया है और द्रव B का आंशिक दाब Pb माना गया। तो राउल्ट के नियम से, तो अब ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि Pa समानुपाती XA, और इसी प्रकार आप दूसरा लिख सकते हैं Pb समानुपाती XB। तो यहाँ पर XA जो है वो मोल प्रभाज है, याद रखिएगा यहाँ पर XA का मतलब यहाँ पर मोल प्रभाज है, और Pa का मतलब यहाँ पर द्रव A का विलयन में दाब है यहाँ पर। तो वही इसमें बताया गया है कि यहाँ पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आपको पता है साइंस के नियम के अनुसार कि जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक यानी कि एक स्थिरांक लग जाता है, यानी कि इसे आप इस प्रकार लिखेंगे फिर Pa बराबर, यहाँ पर जो स्थिरांक लगेगा उसे बोलते हैं Pa0, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा XA। और Pa0 क्या है इसके बारे में अभी आपको बताया गया था फिगर में, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव A का, और ये जो दिया गया है ये द्रव A का विलयन में वाष्प दाब है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, यहाँ पर Pa का मतलब यहाँ पर द्रव A का विलयन में वाष्प दाब, और Pa0 का मतलब यहाँ पर होता है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब। इसी प्रकार आप इसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा Pb बराबर, यहाँ पर हो जाएगा Pb0 इंटू XB। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको Pa और Pa0 में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए आप फिगर में फिर से ध्यान दीजिए एक बार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस समय कंटेनर में केवल द्रव A था उस समय जो वाष्प दाब लग रहा था उसे लिखा गया था Pa0 से, यानी कि ये शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब था, और जिस समय द्रव B था उस समय इसे लिखा गया था Pb0, यानी कि शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब। और जिस समय कंटेनर में दोनों द्रव उपस्थित थे A और B, उस समय उनके जो दाब लिखे गए थे उसे लिखा गया था Pa और Pb। Pa का मतलब यहाँ पर था द्रव A का विलयन में वाष्प दाब, और Pb का मतलब था द्रव B का विलयन में वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ पर द्रव A और द्रव B को मिलाकर जो है विलयन बना दिया गया था। तो उस विलयन में Pa
जो होगा वो द्रव ए का वाष्प दाब होगा और Pb जो होगा वो द्रव बी का वाष्प दाब होगा। तो आप इसके अनुसार भी यहाँ पर जो है राउल्ट के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए PA0 जो है यहाँ पर दिया गया है, ये शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब यानी कि शुद्ध अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब, और यहाँ पर जो PA है वो आंशिक वाष्प दाब होगा और XA जो है मोल प्रभाज है। तो इसके अनुसार अगर आपको परिभाषित करना है तो आप ध्यान दीजिए बता सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी कि PA, विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इसके घटक यानी कि जो शुद्ध द्रव था उसके शुद्ध अवस्था में, ये आपको बताना है इसमें कि शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि जो घटक का आंशिक वाष्प दाब होता है वो इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब यानी कि PA इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब यानी कि इसके मोल प्रभाज XA तथा शुद्ध अवस्था में इसके घटक के वाष्प दाब PA0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें दिया गया है। तो आप जैसा बताया गया था कि द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसके मोल प्रभाज के समान है। चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके ध्यान दीजिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे PS बराबर PA प्लस PB यानी कि द्रव A का विलयन में दाब और प्लस द्रव B का विलयन में दाब, इन दोनों को आपको यहाँ पर जोड़ देना है। ध्यान दीजिए इन दोनों के मान ये निकाले गए थे अभी। तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे तो ये सूत्र बनेगा PS बराबर यहाँ पर PA का मान हो जाएगा PA0 इंटू XA, इसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर PB0 इंटू XB। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है कुल वाष्प दाब का ये सूत्र हो जाएगा। पहला है आदर्श विलयन क्या होता है। तो अभी आपको राउल्ट नियम बताया गया था, तो ध्यान दीजिए उसी से संबंधित है। तो इसमें दिया गया कि वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न पराशों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं जो सांद्रता व ताप की विभिन्न पराशों यानी कि विभिन्न स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और राउल्ट का नियम अभी आपको बताया गया था यहाँ पर, यानी कि PA बराबर PA0 इंटू XA। इसके अलावा आपको बताया गया था यहाँ पर PB बराबर PB0 इंटू XB। इसके अलावा आपको बताया गया इसमें PS बराबर PA प्लस PB, यानी कि जो विलयन इन नियमों का पालन करता है उसे हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन। तो याद रखिएगा कि जो विलयन सांद्रता व ताप की विभिन्न पराशों में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। याद रखिएगा जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन और जो पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श। जैसा राउल्ट के नियम में आपको बताया गया था यहाँ पर कि PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। तो ये विलयन जो है इस नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं अनादर्श विलयन। यानी कि दूसरा आपको बताया गया था यहाँ पर PB इज इक्वल टू PB0 XB। तो जो विलयन इस नियम का पालन भी नहीं करेगा। इसके अलावा आपको बताया गया था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहाँ पर डज नॉट, यानी कि जो विलयन जो है इन नियमों का पालन नहीं करता है वही लिखा गया यहाँ कि PA जो है वो नॉट इक्वल है PA0 0 के इंटू XA के। तो जो विलयन इन नियमों का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए दो स्थितियां आपकी बन सकती हैं। इसमें यहाँ पर लिखा गया कि PA जो है इस गुणनफल के बराबर नहीं है,
तो अगर बराबर नहीं है तो या तो इससे ज़्यादा होगा या फिर इससे कम हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये स्थिति ली गई, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो PA है आपका आंशिक वाष्प दाब, वो इसके गुणनफल के बराबर नहीं है, तो या तो इससे अधिक होगा या फिर इससे कम होगा। तो जिस समय PA अधिक होता है, यानी कि अगर ये स्थिति हो जाए PA इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा PA नॉट इंटू XA। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा होगा PB इज ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB। इसके अलावा जो था PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। तो अगर ये स्थिति यहाँ पर आ रही है, यानी कि जिसमें इसका मान जो है वो उससे अधिक है, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या हो सकता है, या तो इससे कम होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा। तो अगर इसमें ज़्यादा दिया गया तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें कि इससे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का मतलब यहाँ पर गड़बड़ी, यानी कि यहाँ पर ये मान अधिक है, इसलिए इसमें लिखा गया धनात्मक विचलन। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन है इसकी, अगर यहाँ पर PA कम हो इससे, यानी कि जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं PA इज लेस देन PA नॉट, इस प्रकार से इंटू XA। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा आपका PB इज लेस देन PB नॉट XB। इसके अलावा PS इज लेस देन PA प्लस PB। तो अगर इसका मान यहाँ पर कम है इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। याद रखिएगा, यहाँ पर कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक विचलन। इस प्रकार से, यानी कि जो विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। इसके अलावा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कुछ और भी डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि आदर्श विलयन जो होता है इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। याद रखिएगा, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर केमिस्ट्री में याद रखिएगा, एंथैल्पी का मतलब यहाँ पर ऊष्मा होता है, क्योंकि इस मिश्रण में ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है और ना ही ऊष्मा अंदर जाती है, इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। याद रखिएगा, एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि एंथैल्पी बोलते हैं ऊष्मा को केमिस्ट्री में, तो याद रखिएगा यानी कि यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। अगर इसे हम लोग सिंबल के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा H बराबर 0, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। और इसके विपरीत जो अनादर्श विलयन होता है इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा, अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो शून्य नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, जो आदर्श विलयन होता है, और इसमें आपको बताया गया था आदर्श विलयन में कि यहाँ पर मिश्रण बनाने के लिए जो अवयव लिए जाते हैं उनको मिश्रित करने पर उनका आयतन परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि आयतन परिवर्तन को अगर हम लोग सिंबल में लिखें तो डेल्टा V बराबर 0, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि इसमें मिश्रण बनाने के लिए जो दो द्रव लिए गए थे उनका आयतन परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। शून्य का मतलब, जैसे कि ध्यान दीजिए, जो पहला लिया गया था द्रव उससे अगर हम लोग यहाँ पर मान ले 5 ml, और जो दूसरा द्रव यहाँ पर लिया गया था उसको अगर हम लोग मान ले यहाँ पर 10 ml, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 15 ml। यानी कि जब दोनों को विलयन बना दिया जाएगा तो उस समय इसका आयतन क्या होगा, 15 ml। और अगर दोनों को पहले आप अलग अलग ध्यान देंगे तो एक का 5 था और दूसरे का था 10, यानी कि 10 और 5 कितने थे, 15। और जब इनको विलयन बनाया गया तो भी इनका आयतन कितना था, 15 ml। यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, जितना विलयन के मिश्रण के पहले था वही मिश्रण के बाद भी हुआ। यानी कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन जो होता है आदर्श विलयन में वो शून्य होता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होते हैं उसमें आयतन परिवर्तन जो होता है वो शून्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो पहले इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म जो है किस प्रकार के विलयनों के लिए होता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं विलयन बराबर यहाँ पर विलेय और प्लस विलायक, यानी कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से
मिलकर बनता है। तो जब विलेय जो है वो एक ठोस हो, याद रखिएगा, विलेय जो है वो एक ठोस हो और विलायक जो है वो एक द्रव हो, तो अगर इस प्रकार का विलयन होगा तो वहां पर अणुसंख्य गुणधर्म का नियम लागू होता है। याद रखिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म जो है इस पर फोकस करता है कि जिसमें विलेय जो है एक ठोस हो और विलायक जो है एक द्रव हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लें NaCl को जो है जल में मिला दिया गया, NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पर ये जो विलयन होगा इसमें NaCl ठोस है और H2O जो है वो विलायक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो ऐसे विलयनों के लिए होता है जिसमें विलेय ठोस और विलायक द्रव हो। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा दिया गया है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि आप इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर है, अणु की प्रकृति से नहीं। इसका मतलब यहाँ पर है कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। प्रकृति का मतलब उसमें क्या मिलाया गया है, क्या का मतलब, जैसे ध्यान दीजिए ठोस में बताया जा रहा है आपको NaCl, तो आप उसमें NaCl मिला रहे हैं या AgCl मिला रहे हैं, इस बात पर ये निर्भर नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर इसके कितने अणु मिलाए गए हैं इसमें। याद रखिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि अणुओं की संख्या पर आधारित वह गुणधर्म जिसमें यह स्पष्ट है कि आपने किस पदार्थ की कितनी संख्या मिलाई है, यानी कि विलेय की कितनी संख्या जो है इसमें मिलाई है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस प्रकृति का यहाँ पर विलेय आपने मिलाया है, कि NaCl मिलाया है या AgCl मिलाया है, केवल वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें अणुओं की कितनी संख्या है। तो हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि ये जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, बाकी इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि कौन सा विलेय पदार्थ मिलाया गया है। ये आपको याद रखना है, यानी कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया कि अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो आयनों की जो संख्या होती है उसके समानुपाती होते हैं, यानी कि आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म, तो ये 4 होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके बाद दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, फिर तीसरा है हिमांक में अवनमन और इसके बाद परासरण दाब। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग पहला देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब इसमें टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अगर आपको वाष्प दाब नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जो है देख सकते हैं, उसमें आपको वाष्प दाब के बारे में बताया गया है। तो आज इसमें टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अवनमन का मतलब होता है यहाँ पर कमी, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म में कि जब भी किसी ठोस को हम लोग किसमें मिला देते हैं, द्रव में, यानी कि ठोस यहाँ पर क्या होता है, विलेय, और द्रव यहाँ पर होता है विलायक। तो जब भी हम लोग ठोस को जो है किसी विद्रव में मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कोई एक कंटेनर लिया गया, पहले से आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में जो है शुद्ध द्रव भरा गया है, यानी कि यहाँ पर शुद्ध जल जो है वो भरा गया है। यहाँ पर इस कंटेनर में शुद्ध द्रव भरा गया है। तो आपको बताया गया था इसमें जो द्रव होता है ये वाष्पित होता है और इस द्रव की वाष्प जो है इस कंटेनर में इस प्रकार उपस्थित होती रहती है, यानी कि एकत्रित होती रहती है। और एक साम्य अवस्था में जब ये एकत्रित हो जाती है तो उस समय ये वाष्प जो है इस द्रव के पृष्ठ पर जो है दाब आरोपित करती है, जिसे हम लोग बोलते थे वाष्प दाब। आपको बताया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये शुद्ध जल भरा गया था, यानी कि H2O। यहाँ पर जब ये वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प इस प्रकार कंटेनर में एकत्रित हो जाएगी, तो साम्य अवस्था में जो ये इस पर एक दाब आरोपित करेगी। तो इसमें जो है जल भरा गया है, जल यानी कि यहाँ पर एक विलायक लिया गया है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके द्वारा जो विलायक के द्वारा जो इस पर दाब आरोपित हो रहा है, इससे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P0। याद रखिएगा
पी नॉट, यानी कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या फिर आप इसे बता सकते हैं यहाँ पर कि शुद्ध जल का वाष्प दाब। याद रखिएगा, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, पी नॉट लिखा है, नॉट से आपको ये पहचानना है कि ये शुद्ध है यहाँ पर, तो ये शुद्ध द्रव का जो है वाष्प दाब हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया इसमें एक ठोस पदार्थ मिलाना है, यानी कि विलेय मिलाना है। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग विलेय भी मिला देंगे, यानी कि ठोस पदार्थ मिला देंगे, और ठोस पदार्थ के रूप में यहाँ पर हम लोग लेते हैं NaCl। तो अब ध्यान दीजिए, अब इस कंटेनर में जो है हम लोग द्रव जो दिया गया था, इसमें हम लोग NaCl मिला रहे हैं, यानी कि ठोस विलेय मिला रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग NaCl मिला देंगे तो NaCl जो है वो अवाष्पशील है, यानी कि वो वाष्पित नहीं होती है, लेकिन द्रव जो होता है वो वाष्पित होता है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, इसमें केवल जो है द्रव का वाष्प दाब होगा, लेकिन NaCl का कोई वाष्प दाब नहीं होगा। तो इसमें NaCl के अणु जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर जो ये ब्लैक पॉइंट दिखाए गए हैं, ये NaCl के यहाँ पर अणु दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले में जो था, यहाँ पर जो सतह थी, इसमें यहाँ पर इसकी सतह पर केवल H2O के अणु थे, यानी कि केवल द्रव के अणु थे। लेकिन इस बार यानी कि जब इसमें हम लोग H2O प्लस NaCl कर देंगे, यानी कि यहाँ पर द्रव में एक ठोस यानी कि NaCl को मिला दिया गया। तो जब NaCl को मिला देंगे तो अब इसकी सतह पर जो है H2O और NaCl दोनों के अणु उपस्थित हो जाएंगे। तो इस समय यहाँ पर जब ये विलायक यानी कि जो द्रव था अब ये वाष्पित होगा, तो यहाँ पर ये कम मात्रा में अब वाष्पित हो जाएगा। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल उसकी सतह पर द्रव के अणु थे, इसलिए ये अधिक मात्रा में यहाँ पर वाष्पित हो रहा था। अब यहाँ पर NaCl के भी अणु उपस्थित हैं, जो कि अवाष्पशील हैं, यानी कि वो वाष्पित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब जो वाष्प होगी वो अपेक्षिक रूप से यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वाष्प दाब जो आरोपित होगा अब वो कम आरोपित होगा, और पहले वाष्प दाब जो था वो अधिक आरोपित हो रहा था। तो इससे ये पता चलता है हम लोगों को, जब भी किसी विलायक यानी कि किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाता है तो वहां पर वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो अब इस समय इसका जो वाष्प दाब होगा, इससे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं PS। तो यहाँ पर जो ये PS लिखा गया है, अब ये विलयन का वाष्प दाब होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये लिख सकते हैं आप, विलयन का वाष्प दाब। और इसके पहले जो अभी वाष्प दाब लिखा गया था, जिसे हम लोगों ने लिखा था P0 से, तो P0 यहाँ पर शुद्ध द्रव यानी कि विलायक, इसका यहाँ पर वाष्प दाब था। तो P0 जो था वो विलायक का वाष्प दाब था। अब इसमें ये विलयन, क्योंकि यहाँ पर H2O और NaCl दोनों को मिला दिया गया है, तो इसमें अब इसका जो दाब होगा इसे हम लोगों ने लिखा है PS से। तो अभी आपको यहाँ पर बताया गया इसकी सतह पर केवल द्रव के अणु थे, इसलिए यहाँ पर वाष्प दाब अधिक था, और यहाँ पर जो थे वहां पर NaCl के भी अणु उपस्थित थे, इसलिए यहाँ पर वाष्प दाब जो हो गया वो कम हो गया। यानी कि आप इसमें बता सकते हैं कि जो P0 है वो अधिक होगा PS से, यानी कि जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। यहाँ पर ये आप बता सकते हैं इसमें। तो वाष्प दाब में जो ये कमी हो रही है, इसका अगर आप कारण बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो विलयन के पृष्ठ पर जो है विलायक के उपस्थित जो अणुओं की संख्या थी वो कम हो जाएगी। पहले यहाँ पर केवल जल के अणु थे, अब इसमें NaCl और जल दोनों के अणु हैं, इसलिए यहाँ पर जो विलायक है उसके अणुओं की संख्या जो है इस पृष्ठ पर कम हो जाती है। तो पृष्ठ पर अणुओं की संख्या कम होने के कारण ही यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाता है। और आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि वाष्प दाब में जो ये कमी होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितना जो है विलेय यानी कि कितना ठोस मिलाया है, या फिर कितना नमक आप इसमें इतना मिलाया है। तो जितना ज्यादा नमक मिलाएंगे वाष्प दाब उतना ही कम होगा, और जितना कम नमक मिलाएंगे वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। यानी कि वो इस मात्रा पर निर्भर कर रहा है कि आपने कितना नमक इसमें मिलाया है। तो अब अगर यहाँ पर यह ज्ञात करना हो कि कितनी कमी हुई वाष्प दाब में, तो इस कमी को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं P0 माइनस PS, यानी कि विलायक के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है। इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल विलायक का वाष्प दाब दिया गया था, और इसमें यहाँ पर विलयन यानी कि जब उसमें NaCl मिला दिया गया तो उस समय वाष्प दाब यानी कि जो कमी हुई वो यहाँ पर। तो अगर
कितनी कमी हुई है, इस बात के लिए आप यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तो आपको कमी यानी कि अवनमन का पता लग जाएगा कि वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ है। तो अब आप परिभाषा में ध्यान दीजिए इसमें। तो इसमें दिया गया है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जो अभी आपको बताया गया था यानी कि वाष्प दाब में कमी P0 माइनस PS, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी। और इसके अलावा विलायक का जो वाष्प दाब था यानी कि P0 इतना, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वही यहाँ पर आपको परिभाषा में बताया गया कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक यानी कि जो शुद्ध जल भरा गया था उसके वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वही यहाँ पर सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो ये यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन यानी कि विलायक के वाष्प दाब में जो कमी हुई थी वो, और ये यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो इन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। और राउल्ट के नियम के अनुसार जो ये आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद रखिएगा, मोल प्रभाज को हम लोग लिखते हैं x से, और ये विलेय के मोल प्रभाज, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x विलेय। इसका मतलब ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर आगे लिखा गया था कि राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, तो इन दोनों का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, और ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इस सूत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो x यानी कि जो दिया गया आपको मोल प्रभाज, अगर आपको ये ज्ञात करना हो यानी कि विलेय के मोल प्रभाज क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा N बटे कैपिटल N प्लस N। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल n जो है वो विलेय के मोलों की संख्या होती है और कैपिटल N जो है वो विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया अति तनु विलयन हो, तो अगर बहुत अधिक तनु विलयन होता है तो वहां पर स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N, यानी कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि इतना कम होती है कि अगर आप n प्लस n करें तो लगभग इसका मान कितना आएगा, कैपिटल N, यानी कि इतना कम है यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अगर इसी सूत्र को लिखें तो आप ध्यान दीजिए इस प्रकार से लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे यहाँ पर हो जाएगा P0। इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये विलेय के मोल प्रभाज इसके बराबर इतना होता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो n, और बटे में इसकी जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये भी बताया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, इस प्रकार से लिखते हैं। और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्मॉल n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल w का मतलब यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। याद रखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान और बटे यहाँ पर विलेय का अणुभार। और कैपिटल N का मतलब यहाँ पर विलेय के यानी कि विलायक के मोलों की संख्या बराबर यहाँ पर होगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर जो कैपिटल वाले सिंबल प्रयोग किए गए हैं वो विलायक के लिए हैं, और जो स्मॉल वाले प्रयोग किए गए हैं वो विलेय के लिए हैं। जो स्मॉल वाले प्रयोग किए गए हैं वो विलेय के लिए हैं। तो अगर आप इनकी जगह पे ये वाले मान रखते हैं तो अब ध्यान दीजिए, यही सूत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो ये सूत्र आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला है क्वथनांक में उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब यहाँ पर होता है वृद्धि। तो इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक के लिए आप बता सकते हैं इसमें
कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस तापमान पर एक द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि क्वथनांक जो है वह ताप होता है जिस तापमान पर एक द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको इस प्रकार से समझा दूं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये वायुमंडलीय दाब का लेवल दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ये वायुमंडलीय दाब यहाँ पर दिया गया आपको, वायुमंडलीय दाब, तो ये इसका लेवल हो जाएगा। और आपका जो जल है उसका वाष्प दाब यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जा रहा है, अगर जल का वाष्प दाब है कमरे के ताप पर, तो यहाँ पर ये हो गया जल का वाष्प दाब, तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो यानी कि जो ये जल का वाष्प दाब है, जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा जिस ताप पर, उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक। तो याद रखना है, यानी कि जल का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर कैसे होगा, बराबर तब होगा जब आप इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे, और जल का वाष्प दाब तब बढ़ता है जब इसके ताप में वृद्धि की जाए। याद रखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग इसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर इस जल का वाष्प दाब जो है वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे इस प्रकार यहाँ पर, और एक समय ऐसा आएगा जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी कि यहाँ पर इसका ताप लगभग कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिस समय ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस समय ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जब तक इस जल का मान, यानी कि जो इस जल का मान है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पर जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। ये याद रखना है, जब तक इस जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक ये भाप में परिवर्तित नहीं होगा। तो यानी कि जब इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक बढ़ाएंगे तो ये उस समय वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसको ले गए हैं, तो यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिया गया है इसे आप क्वथनांक बोल सकते हैं। वही इसमें बताया गया था कि क्वथनांक जो है वह ताप होता है जिस पर एक द्रव यानी कि जल का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वथनांक यानी कि जो जल का क्वथनांक आएगा तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं TB0। तो यहाँ पर जो ये TB0 है इससे हम लोग मान लेते हैं शुद्ध द्रव का क्वथनांक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं TB0, ये हो जाएगा शुद्ध द्रव का क्वथनांक यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से इसको मान लेते हैं शुद्ध द्रव का क्वथनांक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी केवल जल का वाष्प दिया गया था, यानी कि द्रव यानी कि विलायक था। तो जब हम लोग इसमें ठोस मिला देंगे, ठोस यानी कि जैसे कि NaCl मिला दिया गया, तो आपको बताया गया कि जब NaCl हम लोग मिला देते हैं यानी कि किसी भी अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं तो उस समय उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी कि जल का वाष्प दाब इतना था, तो उस समय जब इसमें हम लोग NaCl मिला देंगे तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा यानी कि H2O प्लस NaCl, तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो और कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जल का वाष्प दिया गया है, अब यहाँ पर ये जो होगा ये किसका वाष्प दाब दिया गया है आपको, यहाँ पर ये विलयन का, यानी कि जिस समय इसमें NaCl मिला दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाष्प दाब और भी कम हो गया है। तो अब अगर हम लोगों को वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचना है तो वहां पर अब ताप आपको और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। यानी कि अगर पहले आपको 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता थी तो अब उससे ज्यादा ताप बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जब अधिक ताप बढ़ाएंगे तभी यहाँ पर इसका मान बढ़ेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया था इसमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाष्प दाब कम था तो उस समय हम लोग ताप लगा रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाष्प दाब और भी कम हो गया, उससे भी कम, यानी कि जितना जल का वाष्प दाब था वो अगर और भी उससे कम हो जाएगा। कम कब होगा, जब हम लोग उसमें NaCl मिला देंगे। तो जिस समय उसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, तो अब हम लोगों को उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाने के लिए जो है अधिक से अधिक ताप की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब अब की बार ताप में वृद्धि हो रही है, और जब ताप में वृद्धि होगी तो इसका मतलब इसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा।
याद रखिए यहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाएगा क्योंकि ताप बढ़ गया। ध्यान दीजिए, पहले अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया था तो इसका क्वथनांक यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो यहाँ पर अब इसका ताप जो होगा यहाँ पर 110 यानी कि इसका क्वथनांक 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस समय यहाँ पर क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये विलयन दिया गया यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं अब की बार यहाँ पर टी बी, पहले वाला टी बी नॉट था, अब की बार टी बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको टी बी जो होगा यहाँ पर विलयन का क्वथनांक, याद रखिएगा यहाँ पर ये विलयन का क्वथनांक हो जाएगा यहाँ पर। तो इस बार विलयन का क्वथनांक जो हो गया वो अब बढ़ गया है। तो इससे यहाँ पर ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जब वाष्प दाब घटता है तो क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए विलयन का वाष्प दाब जो है वो जल के वाष्प दाब से कम हो गया है। तो जब कम हो गया तो यहाँ पर इसको हम लोगों को वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी और अधिक ताप का मतलब यहाँ पर क्वथनांक जो होगा वो अधिक बढ़ जाएगा। तो आप इससे यहाँ पर बता सकते हैं कि जब वाष्प दाब जो है कम होता है तो उस समय क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर टीबी जो होगा वो टीबी नॉट से अधिक होगा, यानी कि इस प्रकार लिख सकते हैं टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, यानी कि यहाँ पर जो विलयन का क्वथनांक होगा वो विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा अब की बार। क्योंकि आपको याद रखना है जब वाष्प दाब में कमी होती है तो वाष्प दाब में कमी होने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया था क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि से, यानी कि क्वथनांक यहाँ पर जो है वो बढ़ जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोगों को ध्यान दीजिए टीबी और टीबी डैश दिया गया था, यानी कि कितनी वृद्धि हुई अगर ये ज्ञात करना हो तो यहाँ पर अगर हम लोग वृद्धि ज्ञात करते हैं यानी कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी बी से। और आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा टी बी जो होगा वो बराबर यहाँ पर टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी कि यहाँ पर कितना उन्नयन हुआ है इसके लिए आप यहाँ पर जो विलयन का क्वथनांक है उससे विलायक का क्वथनांक घटा दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि कितनी वृद्धि जो है इसमें हो गई। तो आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि जब वाष्प दाब कम होता है तो उस समय क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि उसका यहाँ पर उन्नयन हो जाता है। तो कुल मिला के जो क्वथनांक में उन्नयन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ताप में कितनी वृद्धि हुई है, और ताप में कितनी वृद्धि हुई है इसका सीधा संबंध यह है कि विलय को जो है कितना विलायक में मिलाया गया है। क्योंकि आपको भी बताया गया था कि जब विलय यानी कि ठोस को हम लोग किसी द्रव में मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होता है कम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में आप विलय यानी कि ठोस को मिलाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में उसका वाष्प दाब कम होगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में वाष्प दाब कम होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसका क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में उन्नयन होगा। और किसी भी विलयन में विलय को कितना मिलाया गया है इसके लिए हम लोगों ने एक सांद्रता का पद पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें आपको पढ़ाया गया था मोललता। तो इसको हम लोग मोललता से समझ सकते हैं कि यानी कि किसी भी विलय में कितना विलायक मिलाया गया है, इसके लिए हम लोग मोललता पढ़ सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए पहले परिभाषा आप इसमें, तो वही इसमें दिया गया कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। यानी कि जब भी हम लोग अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, यानी कि विलायक के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने बताया इसमें कि कोई भी विलयन में जो है विलय कितना मिलाया गया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मोललता को समझ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि जैसा कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था डेल्टा टीबी, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किस पर निर्भर करता है, मोललता पर निर्भर करता है। क्योंकि मोललता ही हमें ये बताती है कि किसी भी विलयन में विलय को कितना मिलाया गया है उसमें,
और विलेय जितना ज्यादा मात्रा में होगा, यानी कि ठोस जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा, और वाष्प दाब जितना कम होगा वहां पर क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब ताप में वृद्धि किस पर निर्भर करती है? मोललता पर। और आपको पता है यहाँ पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसमें एक नियतांक लगता है, यानी कि इससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर, यहाँ पर जो नियतांक लगता है वो होता है के बी इंटू एम। तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये के बी लिखा गया है, के बी का मतलब यहाँ पर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, याद रखिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर ये जो है स्थिरांक हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर जो ये मोललता दी गई है, आप चाहे तो यहाँ पर मोललता के लिए सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मोललता के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, यानी कि जिसमें मोललता के बारे में बताया गया। अगर आप उस सूत्र को यहाँ पर रखते हैं तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर, अब इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो यहाँ पर जो अणुभार होगा वो विलेय का होगा, ये याद रखिएगा यहाँ पर विलेय का, और गुणे में इसमें होता है 1000। तो अगर आप मोललता का टॉपिक देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले का वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर आपको ये सिंबल यानी कि ये सूत्र समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपको केबी बताया गया यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, अगर इसको आपको परिभाषित करना हो तो आप बता सकते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। याद रखिएगा, विलायक के 1000 ग्राम विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। टॉपिक है वांट हाफ कारक या फिर इसे बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ कारक या फिर गुणांक कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया था प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान, और ये दोनों मान जो थे किसके थे? अणुसंख्य गुणधर्म के। तो अब ध्यान दीजिए, पहले इनका मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप, तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि अणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु की प्रकृति पर नहीं। यानी कि किसी ठोस विलेय को जो है द्रव विलायक में कितना मिलाया गया है, अणुसंख्य गुणधर्म इस बात पर निर्भर करता है। बाकी किसको मिलाया गया है, अणुसंख्य गुणधर्म इस बात पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो केवल अणु की संख्या पर निर्भर है, इसके अलावा कौन सा अणु मिलाया गया है वो इस बात पर निर्भर नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए तो यहाँ पर ये लिया गया है NaCl, तो यहाँ पर ये एक विलेय लिया गया, तो NaCl यहाँ पर जो लिया गया है इसकी मात्रा यहाँ पर ले ली जाती है 1 मोल, यानी कि इसके अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 मोल। तो इसे जब हम लोग यहाँ पर जल में मिला देते हैं, यानी कि जब इसे हम लोग विलायक में मिला देते हैं तो मिलाने पर इसका आयनन हो जाता है, यानी कि Na+ और प्लस Cl-, यानी कि ये 2 भागों में जो है वियोजित हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 अणु यहाँ पर अलग अलग प्राप्त हुए, यानी कि Na+, इसकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1 मोल, और इसके अलावा जो Cl- है इसकी संख्या भी यहाँ पर हो जाएगी 1 मोल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो NaCl था उसकी मात्रा पहले 1 मोल थी, यानी कि अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 थी। ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं दिया गया NaCl के, इसका मतलब यहाँ पर 1 मानना है आपको। यानी कि जब किसी भी ठोस के आगे यहाँ पर कोई संख्या न दी हो तो वहाँ पर आपको मानना है 1 मोल, और अगर संख्या दी होगी तो जैसे 2 दिया है तो 2 मोल, 3 दिया है तो 3 मोल, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर NaCl के 1 मोल लिए गए थे, और जब इसे जल में मिला दिया गया तो वहाँ पर Na+ और Cl- दोनों की संख्या 1 मोल और 1 मोल, यानी कि यहाँ पर कुल संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी मात्रा कुल जो होगी वो अब हो जाएगी यहाँ पर 2 मोल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ये 1 मोल था और जब इसे विलायक में मिलाया गया तो यहाँ पर अब इसके 2 मोल हो गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या जो है
बढ़ गई कि नहीं, पहले 1 मोल थी अब यहाँ पर 2 मोल हो गई। और अणुसंख्य गुणधर्म इसी बात पर निर्भर करता था, यानी कि अणु की संख्या पर निर्भर करता था। बाकी आपने किसको मिलाया है जल में, इस बात पर वो निर्भर नहीं करता था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले अब ये 1 मोल था, अब यहाँ पर Na+ और Cl- दोनों 1-1 मोल, यानी कि अब ये दोनों अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे। बाकी Na+ और Cl- मिलके NaCl तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब दोनों अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे, इसलिए यहाँ पर Na+ 1 मोल और Cl- जो होगा वो 1 मोल। तो अब यहाँ पर दोनों की मात्रा जो होगी वो 2 मोल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो NaCl का मान जो लिया गया था 1 मोल, तो यहाँ पर ये सामान्य मान था इसका, यानी कि NaCl का सामान्य मान 1 मोल। और इसके बाद जब इसको जल में मिलाया गया तो उस समय जो इसके 2 मोल प्राप्त हुए हैं इसको बोलते हैं प्रायोगिक मान, यानी कि जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था वो अलग था, और यहाँ पर जब हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया तो यहाँ पर इसकी संख्या अलग आ गई। अब तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली जो किया गया है इसका मान जो होगा इसे हम लोग बोलते हैं प्रायोगिक मान। और यहाँ पर जो ये NaCl पहले दिया गया था ये था सामान्य मान। तो वही बताया गया था आपको 1/2 कारक में, यानी कि 1/2 गुणांक में, कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को जो है 1/2 गुणांक कहते हैं। और 1/2 गुणांक को जो लिखा जाता है वो लिखते हैं हम लोग I से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रायोगिक मान और सामान्य मान, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका 1/2 गुणांक ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रायोगिक मान 2 और इसके अलावा सामान्य मान जो होगा वो 1, यानी कि इसका 1/2 गुणांक जो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही आपको परिभाषा में बताया गया था कि अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं 1/2 गुणांक। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा ले लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर CH3COOH, तो ध्यान दीजिए इसके यहाँ पर 2 अणु लिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मोल, यानी कि अणुओं की संख्या यहाँ पर 2 मोल हो गई। और जब इसे हम लोग विलायक में मिलाएंगे, यानी कि किसी भी द्रव विलायक में जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो मिलाने पर इसका संयोजन हो जाता है, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3COOH CH3COOH के दोनों अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा यहाँ पर संयोजित हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो अब इस समय इनकी मात्रा यहाँ पर हो जाएगी 1 मोल। तो अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर पहले ये 2 मोल थे, इसके बाद यहाँ पर जब इसको जल में मिलाया गया तो ये दोनों संयोजित हो गए, यानी कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है संयोजित हो जाते हैं। तो उस समय अब यहाँ पर इनकी संख्या हो जाएगी 1 मोल। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये संयोजन हुआ है, और इसके पहले वाले में ध्यान दीजिए Na+ और Cl- यानी कि ये 2 भागों में टूटा था, तो यहाँ पर वियोजन हुआ था। तो वियोजन में यहाँ पर मोलों की संख्या ध्यान दीजिए बढ़ गई थी, 1 से अधिक आई थी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अब की बार मोल की संख्या यहाँ पर घट गई, पहले 2 मोल थे और इसके बाद अब कितने हो गए, 1 मोल। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग अब अणुसंख्य गुणधर्म में यहाँ पर जो है I का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि 1/2 गुणांक का मान जब ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रायोगिक मान इस बार आया है 1 मोल, और इसके अलावा जो इसका सामान्य मान था वो था 2 मोल। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/2, यानी कि अगर इसको भाग करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 0.5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बार यहाँ पर इसका मान कम हो गया है। तो अगर संयोजन होगा तो उस समय 1/2 गुणांक का मान कम होगा, और अगर वियोजन होगा तो उस समय 1/2 गुणांक का मान जो होगा वो अधिक होगा। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है, यानी कि जब किसी ठोस विलेय को जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो वहां पर उसके बाद जो मान प्राप्त होता है वो प्रायोगिक मान, और उसके पहले जो ठोस विलेय लिया गया था वो उसका सामान्य मान। तो प्रायोगिक मान और सामान्य मान इन दोनों का जो अनुपात होता है वही होता है 1/2 गुणांक। तो अब ध्यान दीजिए आप परिभाषा, तो वही आपको इसमें बताया गया था कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को 1/2 कारक या फिर गुणांक कहते हैं, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। वही इसका यहाँ पर सूत्र लिखा गया है कि 1/2 गुणांक यानी कि I बराबर किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान और बटे उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। तो इसके पहले जो आपको अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ाया गया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वहां पर वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन था उसके लिए आपको सूत्र बताया गया था P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर X, यहाँ पर ये बताया गया था। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताया गया था। इसके अलावा आपको दूसरा बताया गया था वहाँ पर डेल्टा TB बराबर KB और इंटू M, ये बताया गया था। इसके अलावा तीसरा सूत्र आपको बताया गया था डेल्टा
TF बराबर बताया गया था आपको KF/m, और इसके अलावा जो चौथा बताया गया था वो था पाई बराबर CRT। तो ये आपको अणुसंख्य गुणधर्म के 4 भाग बताए गए थे, जिसमें पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा था हिमांक में अवनमन, और चौथा था परासरण दाब। तो अगर इन सभी में हम लोग 1/2 गुणांक का प्रयोग करते हैं तो इसका सही रूप फिर इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि इस प्रकार लिख के इसमें हम लोग I से गुणा कर देंगे। तो इन सभी में यहाँ पर I से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये सूत्र परिवर्तित हो जाएंगे 1/2 गुणांक के अनुसार। तो यहाँ पर ये अणुसंख्य गुणधर्म के चारों प्रकार जो थे वो इस प्रकार से इनके सूत्र परिवर्तित हो जाएंगे, और इन सब में I यानी कि 1/2 गुणांक से गुणा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था वियोजन हो रहा है, तो वियोजन होने पर 1/2 गुणांक का मान 1 से अधिक आएगा, और अगर वहाँ पर संयोजन होगा तो वहाँ पर 1/2 गुणांक का जो मान होगा वो 1 से कम होगा, और जब संयोजन और वियोजन दोनों नहीं होंगे तो उस समय 1/2 गुणांक का मान कितना आएगा, 1। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, वियोजन की स्थिति में जो I होगा यानी कि 1/2 गुणांक होगा, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। वियोजन कब होगा, विद्युत अपघट्य के लिए, यानी कि अगर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो इसके लिए वहाँ पर 1/2 गुणांक का जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। इसके अलावा विलयन में संगुणित होने वाले जो पदार्थ होंगे उसके लिए 1/2 गुणांक का मान जो होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि जो भी पदार्थ जो है विलयन में संगुणित होंगे उनके लिए 1/2 गुणांक 1 से कम होगा, और विद्युत अनअपघट्यों के लिए 1/2 गुणांक का मान जो होगा वो 1 होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।